आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे को खोलने वाले हैं। अक्सर जब भी इस विषय पर बात होती है तो लोग तुरंत कहते हैं कि क्यों इसे खोद रहे हो, सब तो ठीक चल रहा है। लेकिन जो सवाल कोई नहीं पूछता वही सवाल हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन जिसके 25 लाख सदस्य हैं और 60,000 शाखाएं हैं, वो आखिर चलता कैसे है? जबकि यह संगठन न रजिस्टर्ड है, न टैक्स देता है, न बैंक अकाउंट रखता है और न पब्लिक बैलेंस शीट जारी करता है। सवाल साफ है कि इतना विशाल ढांचा बिना औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के काम कैसे करता है। आज की रिपोर्ट में हम डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के आधार पर समझेंगे कि आरएसएस का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, इसके एफिलिएटेड एनजीओ कैसे काम करते हैं, फॉरेन फंडिंग भारत तक कैसे पहुंचती है और बड़े संगठनों के लिए ट्रांसपेरेंसी का मानक क्या होना चाहिए। 1925 में डॉक्टर केबी हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन के दौरान आरएसएस की स्थापना की और यह सवाल कई बार उठता है कि इसे रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया। 2025 में मोहन भागवत ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ब्रिटिश सरकार के साथ रजिस्टर क्यों करते हैं हम अपनी संस्था को, और आजादी के बाद भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। यह बात द स्टेट्समैन ने रिपोर्ट की थी। आरएसएस एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में काम करता है जिसमें कोई सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एकल लीगल एंटिटी नहीं और हर शाखा स्वतंत्र रूप से चलती है। इनकम टैक्स विवाद भी हुए और कोर्ट ने इसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानकर गुरु दक्षिणा यानी स्वैच्छिक दान को टैक्स से बाहर रखा। द ट्रिब्यूनल ने यह रिपोर्ट 2025 में दी थी। संगठन को 3 बार बैन भी किया गया, 1948 में, 1975 में और 1992 में, लेकिन हर बार कोर्ट ने बैन हटाया। मोहन भागवत ने यहां तक कहा है कि अगर हम मौजूद नहीं होते तो किसे बैन करते। लेकिन यह अनोखा ढांचा समझ लेने से सवाल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि संरचना जितनी अनोखी है उतनी ही जटिल भी। यह मॉडल अकेला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी कई आंदोलनों ने भी बिना रजिस्टर्ड सेंट्रल स्ट्रक्चर के काम किया है। इसका फायदा है तेज मोबिलाइजेशन, लोकल नेटवर्क की ताकत और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस का कम होना। लेकिन नुकसान यह है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कम होती है और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। असली नेटवर्क तब दिखता है जब हम आरएसएस के एफिलिएटेड संगठनों को देखते हैं। सबसे बड़ा नाम है राष्ट्रीय सेवा भारती का, जो 2003 में रजिस्टर हुआ और जिसके पास 45 रीजनल यूनिट्स हैं और 1200 से ज्यादा एफिलिएटेड एनजीओ हैं। 2014 तक इनकी रिपोर्ट के अनुसार 57,000 सोशल प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और डिजास्टर रिलीफ शामिल है। 5,000 हेल्थ सेंटर, 4200 रूरल क्लिनिक, 6500 एम्बुलेंस। 2013 में उत्तराखंड फ्लड में 5,000 स्वयंसेवक और 2015 में चेन्नई फ्लड में 5,900 स्वयंसेवक। ये आंकड़े सेवा भारती के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे एनजीओ रजिस्टर्ड हैं और इनके बैंक अकाउंट भी हैं और ऑडिटेड स्टेटमेंट भी मौजूद हैं, यानी कानूनी रूप से ये पारदर्शी है। कोविड-19 के दौरान नीति आयोग ने 736 संघ संबंध एनजीओ को कोविड वॉरियर्स की सूची में शामिल किया, जिससे इन्हें स्टेट डिजास्टर फंड, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन और सरकारी एक्सेस मिला। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ऑफिशियली कहता है कि संगठन सिर्फ स्वयं सेवकों के दान यानी गुरु दक्षिणा से चलता है। यहीं पर नैरेटिव और वास्तविकता के बीच गैप दिखता है। यह गैप और बड़ा हो जाता है जब हम फॉरेन फंडिंग की कहानी देखते हैं। अमेरिका में कई संगठन हैं जिन्हें आरएसएस प्रेरित माना जाता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका VHPA और सेवा इंटरनेशनल। 2001 से 2012 के बीच एकल विद्यालय फाउंडेशन ने $27 मिलियन भेजे। VHPA ने 3.9 मिलियन और सेवा इंटरनेशनल ने $3.3 मिलियन आरएसएस नेटवर्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भेजे। कोविड-19 के दौरान अमेरिकी फेडरल फंड्स भी कई संगठनों को मिली, जिनमें सबसे ज्यादा राशि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को मिली। अब विडंबना देखिए, 2014 के बाद भारत सरकार ने 20,000 से ज्यादा एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल और लॉयर कलेक्टिव शामिल थे। वजह बताई गई फॉरेन फंडिंग और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। लेकिन आरएसएस एफिलिएटेड नेटवर्क पर यह कठोर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वे अमेरिकी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और भारत में रजिस्टर्ड एनजीओ को डोनेशन भेजते हैं, जो कानूनी तौर पर अनुमति योग्य है। स्क्रॉल ने 2019 में इस पर विस्तृत रिपोर्ट की थी और कई जगह दोहरे मानकों का आरोप भी लगाया। यहां बड़ा सवाल यह है कि जब फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओ पर भारत इतना सख्त स्टैंड लेता है कि उनकी एक एक ट्रांजैक्शन ट्रैक की जाती है, तो क्या घरेलू फंडिंग वाले भी इतने बड़े और प्रभावशाली संगठनों की भी उतनी ही निगरानी नहीं होनी चाहिए? आरएसएस इलीगल नहीं है, इसका नेटवर्क कानूनी है, एनजीओ रजिस्टर्ड है और जमीन पर काम भी करते हैं। लेकिन समस्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की है। आरएसएस कहता है कि हम सेल्फ रिलायंट है, लेकिन
उसका एफिलिएटेड नेटवर्क विदेशी फंड्स हैं और सरकारी सपोर्ट भी लेता है। यही विरोधाभास सवाल खड़े करता है। आदर्श लोकतंत्र में ऐसे बड़े संगठन स्वेच्छा से ट्रांसपेरेंसी अपनाकर उदाहरण सेट कर सकते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा का सालाना कुल आंकड़ा पब्लिश करना, 20,000 से बड़े डोनर्स की लिस्ट सार्वजनिक करना, एफिलिएटेड संगठनों के साथ फाइनेंशियल लिंक का स्पष्ट चार्ट जारी करना और बड़े घरेलू संगठनों पर भी वही सख्ती लागू करना जो FCRA वाले विदेशी एनजीओ पर होती है। यह मॉडल सिर्फ RSS के लिए नहीं बल्कि सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों, वक्फ बोर्ड, चर्च फंडिंग, राजनीतिक दलों सभी पर लागू होना चाहिए ताकि सभी पर समान नियम लागू हो। आने वाले वर्षों में इस विषय पर बहस और बढ़ेगी क्योंकि सिविल सोसाइटी यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी कानून की मांग करेगी। RSS चाहे तो ट्रांसपेरेंसी का पायनियर बन सकता है, वॉलंटियर डिस्क्लोजर कर सकता है, पब्लिक ऑडिट करा सकता है और आलोचकों को जवाब दे सकता है। फिर वो नहीं करेगा तो सवाल बने रहेंगे और हम जैसे लोग सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड या चर्च फंडिंग पर भी इसी तरह के फैक्ट आधारित विश्लेषण करें तो बताइए, हम वो भी करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि वो भी RSS के बारे में कैसे फंड आता है, कैसी चीजें होती है, सभी को पता चल सके।